गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमस्कार, मैं कावरी कुमारी चूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया पश्चिम चंपारण सहायक प्राध्यापक आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए प्रतिमा नाटक एवं प्रसिद्ध नाटककार भास के परिचय कराने जा रही हूँ। भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे जिनके जीवन काल का अधिक पता नहीं है। स्वप्नवासव दत्ता उनके द्वारा लिखित सबसे चर्चित नाटक है, जिसमें एक राजा के अपने रानी के प्रति अविरहनीय प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी है। कालिदास, जो गुप्तकालीन समझे जाते हैं, ने भास का नाम अपने नाटक में लिया है, जिससे लगता है कि वो गुप्त काल से पहले रहे होंगे, पर इससे भी उनके जीवन काल का अधिक ठोस प्रमाण नहीं मिलता। आज कई नाटकों में उनका नाम लेखक के रूप में उल्लिखित है, पर 1912 में त्रिवेंद्रम में गणपति शास्त्री ने नाटकों की लेखन शैली में समानता देकर उन्हें भास लिखित बताया। इससे पहले भास का नाम संस्कृत नाटककार के रूप में विस्मृत हो गया है। प्रतिमा नाटक 7 अंकों का नाटक है, जिसमें भास ने राम वनगमन से लेकर रावण वध तथा राम राज्याभिषेक तक की घटनाओं को स्थान दिया है। महाराज दशरथ की मृत्यु के उपरांत ननिहाल से लौट रहे भरत अयोध्या के पास मार्ग में स्थित देवकुल में पूर्वजों की प्रतिमाएं देखते हैं। वहां दशरथ की प्रतिमा देखकर वे उनकी मृत्यु का अनुमान कर लेते हैं। प्रतिमा दर्शन की घटना प्रधान होने से इसका नाम प्रतिमा नाटक रखा गया। प्रतिमा निर्माण की कथा भास की अपनी मौलिकता है। भास ने इस नाटक में मौलिकता में लाने में प्रचलित रामचरित से पर्याप्त पार्थक्य ला दिया है। यद्यपि ये सारी घटनाएं प्रचलित कथा से भिन्न हैं, पर इस नाटकीय दृष्टि से इनका महत्व सुतराम ऊंचा है और पाठक अथवा दर्शक की कौतूहल वृद्धि में ये घटनाएं सहायक हुई है। इस घटना में रामायणीय कथा से भिन्नताएं इस प्रकार है। प्रथम अंक में सीता द्वारा परिहास में वल्कल पहनना भास की मौलिकता है। तृतीय अंक में प्रतिमा का संपूर्ण प्रकरण की कवि कल्पित है और यह कल्पना ही नाटक की आधार भूमि बनाई गई है। 5वें अंक में सीता का हरण भी यहाँ नवीन ढंग से बताया गया है। यहाँ राम के उटज में वर्तमान रहने पर ही रावण वहाँ आता है और दशरथ के श्राद्ध के लिए उन्हें कांचन पार्श्व मृग लाने को कहता है तथा उन्हें कांचन पार्श्व मृग दूर हटाता है। यह संपूर्ण प्रसंग नाटककार द्वारा गढ़ा गया है। 5वें अंक में सुमंत्र का वन में जाना तथा लौटकर भरत से सीता हरण बताना कवि कल्पना का प्रसाद है। कैकेयी द्वारा यह कहना भी कि उसने ऋषि वचन सत्य करने के लिए राम को वन भेजा भास की प्रसृति है। अनंततः 7वें अंक में राम का वन में ही राज्याभिषेक इस नाटक में मौलिक ही है। प्रतिमा नाटक भास के सर्वोत्तम नाटकों में से एक है। 7 अंकों के इस नाटक में भास की कला पर्याप्त ऊंचाई को प्राप्त कर चुकी है। इस नाटक में भास ने पात्रों का चारित्रिक उत्कर्ष दिखाने का भरसक प्रयास किया है। इतिवृत्त तथा चरित्र चित्रण दोनों दृष्टियों में यह नाटक सफल हुआ है। भावों के अनुकूल भाषा तथा लघु विस्तारी वाक्य भास के नाटकों की अपनी विशेषताएं हैं। यह करुण रस प्रधान नाटक है तथा अन्य रस इसी में सहायक बनकर आए हैं। अब मैं नाटक में प्रयुक्त होने वाले कुछ
परिभाषिक शब्दों को बताने जा रहे हैं। नांदी। नांदी देव, नृप आदि की ऐसी स्तुति गीति है जिसमें सामाजिकों शुभाशंसा का अभिप्राय गर्भित रहा करता है। इस नांदी गीति के लिए अपेक्षित है कि इसके द्वारा शंख, चक्र, पद्म, चक्रवाक आदि मंगलास्पद वस्तुओं की अभिव्यंजना हो जाए। सूत्रधार। सूत्रधार रंगमंच का अधिकारी ही नहीं होता, उसे सजाने की कला में भी प्रवीण होता है। यह नाटक के नायक, कवि एवं कथा वस्तु के गुणों का संक्षेप में वर्णन करता है। आसूत्रयन् गुणान् नेतुः कवेरपि च वस्तुनः रंग प्रसाधन प्रौढ़ः सूत्रधार योदितः। नेपथ्य। नेपथ्य रंगभूमि का वह आंतरिक भाग है जहाँ नाटकीय अभिनय की सारी तैयारियाँ होती हैं। वहीं पर नाटक के सभी पात्र वेश बदलते हैं। कभी कभी आवश्यकता अनुसार बहुत सी बातें नेपथ्य से ही कह दी जाती है। नेपथ्य पर्दे से घिरा होता है। कुशीलव कुटुम्बस्य गृहं नेपथ्य मुच्यते। प्रस्तावना। नाटक आरंभ होने के पहले सूत्रधार नहीं, विदूषक आदि के बीच प्रस्तुत होने वाले नाटक के बारे में वार्तालाप तथा बातचीत को कहते हैं। इसमें विचित्र युक्तियों द्वारा वार्तालाप होता है और बड़े कौशल से नाटक प्रारंभ होता है। अब आप प्रतिमा नाटकम से आने वाले प्रश्नों उत्तर इस पाठ के बाद तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।